नमस्कार हमारे देश के भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, नौजवान साथियों, सभी को हमारा नमस्ते। आज हम फिर से आप लोगों के समक्ष आए हुए हैं और जैसा कि हम चाहते हैं आप लोग सही होंगे। इस कोविड-19 में काफी लोगों को दिक्कतें आई हैं और अभी भी हमारी सरकार हमारे लोगों के साथ नहीं खड़ी है। हमारे देश के भाइयों बहनों, सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देते हैं जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कन्नौज का जो जवान है वीरपाल सिंह, वो शहीद हो गए हैं। उनको मैं नमस्ते करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं। हमारे देश के सभी नेताओं से अपील, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, कि ऐसे हमारे देश के जवान कब तक शहीद होते रहेंगे, कब तक अपनी जो उनकी माएं हैं कब तक अपने बेटे को खोती रहेंगी, जो उनकी पत्नियां हैं अपने पति को खो रही हैं। कुछ बहनों के भाई देश की रक्षा करते करते चले जाते हैं। कुछ बच्चों ने तो अपने बाप को देखा भी नहीं है। लेकिन हमारी देश की सरकारें निकम्मी सरकारें हैं। हमारे देश के भाइयों बहनों, उठो और जागो, निकलो पहाड़ मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। हमारे देश के भाइयों बहनों, आप लोग जब तक हमारे देश का युवा वर्ग, जब तक हमारे देश का युवा वर्ग सामने नहीं आएगा, तब तक हमारे देश का भला नहीं हो सकता। हम बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत। कैसे आत्मनिर्भर हो, मैं जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, कैसे आत्मनिर्भर हो? क्या यही आपका आत्मनिर्भर है? आपको कोविड-19 के शिकार हो गए हो तो घर पे रहो, हॉस्पिटल में कोई देखने के लिए तैयार नहीं है, कोई टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कैसा आत्मनिर्भर देश? यदि आज बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे देश में जो प्राइवेट जो कॉलेज है, जो स्कूल है, उनमें लूट चल रही है। प्राइवेट जो कॉलेज है उनमें अंधाधुंध लूट चल रही है और जो हॉस्पिटल है उनमें भी बहुत बड़े पैमाने पर लूट की जा रही है। पेशेंट को सही से दवाई नहीं दी जा रही है। यदि कोविड-19 का वो पेशेंट है तो उसका इलाज करने से साफ मना कर दिया जाता है। क्या हमारा यही आत्मनिर्भर है? यही आत्मनिर्भर आपका संदेश है? या आत्मनिर्भर बनिए। जब देश में युद्ध होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के सभी भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, सभी को बताना चाह रहे हैं, जब हमारे देश में युद्ध होता है तो किसी भी जवान की एक छुट्टी पास हुई है तो उसे रद्द कर दी जाती है और जवान भले ही युद्ध में शहीद हो जाए लेकिन पीछे पैर नहीं हटाता है, आगे चलता जाता है। लेकिन यहां तो हमारे देश के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। मैं सभी डॉक्टरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, देखने को तैयार। जो प्राइवेट डॉक्टर थे, वो अपना कॉलेज, अपना जो उनका हॉस्पिटल था उसमें काम तो करते थे, काम करवाते, लेकिन अब उन्होंने साफ काम करने से मना कर दिया। उन्हें पैसे नहीं चाहिए, लेकिन अपने देश की जनता से प्यार है। क्या सरकारें शांत बैठी हुई हैं?
उन हॉस्पिटलों के जो डॉक्टर हैं उन पर कोई दबाव नहीं है, वो जैसे चाह रहे पैसे काम कर रहे हैं। सख्त सख्त उन्हें सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। हमारे देश के भाइयों बहनों, आज आप देख लो कि प्राइवेट जो स्कूल है ऑनलाइन के नाम पर ठगी की जा रही है। जब उन्हें पैसा नहीं मिला तो अब उन्होंने क्या एक ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया कि घर पे ऑनलाइन पढ़ाई हो, ऑनलाइन पढ़ाई होगी और पैसे दिए जाए। क्या ऑनलाइन पढ़ाई से पढ़ाई हो सकती है? और जितने भी कॉलेज हैं सब अपना जो पेमेंट बनती है, जो मंथली उनकी बच्चे की फीस बनती है, वो मांग रहे हैं। जबकि यहां तक कि प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया था, लेकिन नहीं हुआ, कोई मान के तैयार नहीं हुआ। हमारे देश के भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कि एक गरीब मजदूर आज 2 वक्त की रोटी खाने के लिए, और 2 वक्त की रोटी खाने के बाद में मतलब पहले उस 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कैसे करें, इतना परेशान है बहुत। इसके लिए हमारे सरकार के पास कोई समाधान नहीं, गरीबों के लिए कोई समाधान नहीं। एक गरीब दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, सोनीपत, पानीपत कहीं रह रहा था, बॉम्बे रह रहा था, उसे घर पहुंचाने के लिए सरकारों ने साथ नहीं दिया। लेकिन जयपुर, जोधपुर में जो पढ़ाई कर रहे थे बड़े बड़े लोगों के बच्चे, उन्हें ले जाने के लिए स्पेशल गाड़ियां भेजी गई। क्या ये सरकार का निकम्मापन नहीं है? और एक बात बता दूं, जो विदेश से हम काश में बैठा होता प्रधानमंत्री जी की कुर्सी पर, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जिन्हें हमारे देश से प्यार नहीं था वही गद्दार दूसरे देश में नौकरी करने गए। पढ़ते हमारे देश में हो, खाते हमारे देश का हो, लेकिन आप अपने पैसा कमाने के लिए, मानता हूं आप इंजीनियर बन गए, मैं मानता हूं आप साइंटिस्ट बन गए, मैं मानता हूं कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, लेकिन पैसे की खातिर आप अपना देश त्याग देते हो। क्या आपकी यही इंसानियत है? और फिर जब कोविड-19 होता है फिर आप भागते हो। वो तो शुक्र है कि हमारे देश की सरकार ने आपको बुला लिया, वापस आपको अपने वतन बुला लिया, नहीं तो मैं बैठा होता कुर्सी पर तो आपको अपने यहां नहीं बुलाता। जो गद्दार थे वही विदेश गए। अपने देश में रहो, 2 पैसा कम मिले, अपने देश की तरक्की के लिए सोचो। हर चीज पैसा नहीं होता। लेकिन कुछ लोग हमारे देश का, यदि कोई प्राइवेट कंपनी 1 करोड़ का ऑफर दे रही है तो अदर देश की कंपनी 2 करोड़ का ऑफर दे रही है, तो वो बंदा अपने देश से प्यार नहीं करता, सिर्फ पैसे से प्यार करता है और विदेश में नौकरी पकड़ लेता है। माइंड उसका भारत का, पला बड़ा भारत में, मातृभूमि भारत में, लेकिन वो अपने देश के विकास के लिए आगे, अपने देश के विकास को नहीं करेगा, अपने देश का विकास नहीं करेगा। लेकिन उस माइंड का, चाहे वो साइंटिस्ट हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, विदेश के लिए जापान, अमेरिका, चीन, वहां इजराइल जैसे देशों में नौकरी करेगा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में। और हमें फिर उन लोगों को जो अपना एरोप्लेन होता है उनके द्वारा उन्हें वापस लाया गया। यदि आपके लिए सब कुछ पैसा था तो आप भारत ना आते। हमारे देश के भाई बहन, मैंने देखा है, अभी अमित शाह जी भी हुए, हमारे पास में है मेदांता हॉस्पिटल, बड़ा अच्छी देखरेख हुई। लेकिन क्या आपने देखा किसी गरीब की इतनी देखरेख होती है? सब कुछ पैसा है। और एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जनता जनार्दन का जिसके ऊपर हाथ हो गया,
जनता जनार्दन का साथ, तो समझ लो आपकी कुर्सी पर। लेकिन जनता जनार्दन ये चीज हमने देखा है हमारे यहाँ कुछ, मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन बोलता हूं जो सही करता है उसके बिल्कुल उसको सच बोलता हूं। कुछ लोग कहते हैं आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनकी मैं गलत फहमियां मिटाना चाहता हूं कि आप लोग यदि भाजपा में काम करते हो, क्या भाजपा आपको पैसे नहीं देती, आप जो कमाओगे वही खाओगे, इसलिए आप लोग अपने आपसी मतभेद, आपस में मतभेद मत बनाइए। मैं देखा है, मैंने आसपास, मेरे मतलब गांव में भी और आसपास कुछ दूरी पे भी कुछ भाजपा नेता हैं, वो अपने आप को ही सीएम समझ बैठे हैं। मैं उन्हें समझाना चाहता हूं और उन्हें बताना चाहता हूं कि भाजपा, आपने देखा होगा, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती हो और चाहे योगी आदित्यनाथ हो, जब विधानसभा से बाहर निकलेंगे तो अलग अलग हैं, लेकिन एक ही थाली में बैठ के खाते हैं। जिनके लिए हम लड़ते हैं, जिनके लिए हम लड़ते हैं, और वो जब साथ साथ हैं तो हम लोग साथ साथ क्यों नहीं रह सकते। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग अपने आप को, मतलब योगी जी तो सीएम बाद में, वो पहले ही अपने आप को सीएम समझ बैठे हैं। और मैं माफी चाहता हूं, ऐसे लोगों का साथ मैं नहीं देता हूं। रही बात पीएम मोदी जी की, तो कुछ काम अच्छे किए हैं, लेकिन वो बात नहीं जिसके लिए जनता ने आपको चुना था। क्या आपने सन 2014 में के बाद सिर्फ आपने एक ही बार ही अपने सांसदों से सूची मांगी कि अपने अकाउंट डिटेल दीजिए, अपनी जो संपत्ति है उसका ब्यौरा दीजिए। उसके बाद क्या हुआ? एक गरीब किसान, आपको बता दूं, एक गरीब किसान, उससे पूछिएगा कि गेहूं कैसे पैदा होता है, और आप लोग बैठ के विधानसभा और संसद भवन में बैठते जो बोतल में भर के पानी पीते हो, आप देखिए महाराष्ट्र में जाइए, यूपी में जाइए, बुंदेलखंड की तरफ जाइए कि बहुत से किसान प्यासे पानी की कमी है, लेकिन आप लोगों के पास मिनरल वाटर तैयार है, रखा है बोतल में। क्या आप लोगों ने उन किसानों के लिए कभी सोचा? कई गांव ऐसे हैं कि पानी की टंकी बन गई। कई गांव की बात छोड़ो, मैं अपने ग्राम पंचायत की बात बताता हूं। मेरी ग्राम पंचायत सलेमपुर है, और ग्राम पंचायत में सिर्फ 3 ही गांव हैं, कोई बड़ी ग्राम पंचायत नहीं है। सलेमपुर, टिकरियनपुरवा और आसफपुर पट्टी। मैं टिकरियनपुरवा नहीं बता सकता हूं कि पानी जा रहा है या नहीं, लेकिन क्लियर मैं अपने गांव में बता रहा हूं कि कुछ हिस्से में पानी आ रहा है टंकी का और कुछ हिस्से में नहीं, लेकिन सलेमपुर में तो पानी खुला रहता है, इसकी टोटी चल रही है, सरकारी पानी आ रहा है, तो उस पानी का लोग व्यर्थ भी ना करें। और मानिए जो वहां की जो प्रधान है, उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि आपने नोट के दम पर यदि प्रधानी जीती है तो अगली बार जीत के दिखाओ, क्योंकि आपने पट्टी में कोई काम नहीं किया। यहां तक कि मैं आगे भी गया हूं, मुख्यमंत्री तक मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे डाली हुई है, लेकिन उसका निष्कर्ष ना कोई अधिकारी आता है चेक करने, घर बैठे बैठे ही हो जाता है। और मैं बता दूं, हमारे क्षेत्र का जो सेक्रेटरी है उसे जल्द से जल्द ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि वो सेक्रेटरी किसी भी समस्या का समाधान सही से नहीं करता है। मैंने देखा है बहुत से विभागों में नौकरियों के पद
खाली चल रहे हैं। और हम 50-50 हजार रुपए मोटे मोटे से बाबू बैठे हुए हैं। आने में दिक्कत, जाने में दिक्कत, क्यों ना हम उन्हें हटा के एक की जगह 2 कर्मचारी रखें। जो 50,000 60,000 रुपए ले रहे हैं उन्हें सिर्फ हम 20,000 में 60,000 ले रहा है, 3 बंदा रख दो, काम पूरा होगा, जल्दी से होगा। क्या जरूरत है? और बता दो, नेता एक दिन के लिए भी यदि कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसकी पेंशन उसी दिन से स्टार्ट। लेकिन हमारे देश में जो 2004 के बाद किसी भी विभाग में कोई व्यक्ति यदि लगता है तो उसे पेंशन नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने इतने बड़े संकट में देश को देखा तो आप क्या 1 साल की जो पेंशन थी, जितने पूर्व मुख्यमंत्री थे, जितने पूर्व पीएम थे, राष्ट्रपति थे, बहुत विधायक थे, उनकी पेंशन रोककर अपने देश के प्रति अरबों खरबों रुपए आपकी देश के पास होता, और इस टाइम कोई मना भी नहीं कर पाता। हमारे देश के भाइयों बहनों, बहुत बड़े संकट में है हमारा देश। हम जाना ना कहते हुए बस यही कहेंगे, सभी कार्यकर्ता एकजुट रहें, चाहे वो पाल समाज का, मैं थोड़ा और 2 लाइनें कहता हूं कि पाल समाज का नेता, चाहे वो सपा में हो, चाहे बसपा में हो, चाहे भाजपा में हो, एकता बनाए रखें, क्योंकि सभी पार्टियों ने पाल समाज का पूरा फायदा उठाया और कोई फायदा पाल समाज को नहीं मिला। इसलिए एकता बनाए रखें, और हमारे इस वीडियो में यदि हमसे कोई बोलने में और आपके प्रति मैंने कुछ गलत बोला हो तो क्षमा करना, मैं माफी चाहता हूं। आपका भाई सत्यवीर पाल, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश। हमारा नंबर है, हमसे कांटेक्ट करने के लिए मैं अपना नंबर इस वीडियो में दे रहा हूं और हेडलाइन भी दे दूंगा, 8750354541। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है और हमारा अकाउंट सत्यवीर पाल के नाम से फेसबुक पे भी है और ट्विटर अकाउंट भी है सत्यवीर पाल। हमसे जुड़े रहिए और हम अपने पाल समाज को और आगे ले जाने के लिए काम करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय पाल समाज। नमस्ते।